हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटे सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। एंड यस, यहाँ रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। एंड हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना रीजनिंग का इंट्रोडक्शन, जो कि हम पहले से कंटिन्यू कर रहे थे। हमने रीजनिंग में ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को देख लिया था, इसका बेसिक्स देख लिया था कि रीजनिंग होती क्या है, रीजनिंग में कितने टॉपिक्स कवर होते हैं एंड कुछ कुछ के डिटेल्स भी ऑलरेडी देख लिए थे। तो अगर अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो ना देखा हो रीजनिंग का डे 1 का, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना रीजनिंग का, जहाँ से हम कर रहे थे उसके आगे हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हमने ऑलरेडी वर्बल रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स को देख लिया था एंड यस, हमें नॉन वर्बल के भी टॉपिक्स देखने हैं। हमने वर्बल के टॉपिक्स देखे थे कुछ, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इसी सीरीज को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज अपना टॉपिक देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आपको हर टॉपिक के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, क्वेश्चंस को करने से पहले क्वेश्चन की सीरीज तो हम लाएंगे, बट साथ साथ पहले हम टॉपिक को तो देख लें कि रीजनिंग में टॉपिक्स क्या क्या आते हैं और कौन से लिए आपके लिए टॉपिक कौन कौन से हेल्पफुल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आप क्या समझ रहे हो? इस नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि कुछ कोड्स हैं जिन्हें आपको डिकोड करना है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई चीजें कोडिंग लैंग्वेज में दी हुई है और आपको उसे डिकोड करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे यही होता है, कोडिंग डिकोडिंग जो होता है इज अ वे टू कन्वे अ मैसेज इन अ सीक्रेट मैनर। जैसे आप जब कोई चीज कोड में लिखते हो तो आप क्या बोलते हो कि वो चीज सीक्रेट में है। तो वही यहाँ पे चीज है, कुछ कोड्स आपको गिवन होंगे जो कि सीक्रेट मैनर में होंगे और उसी को आपको डिकोड करके आंसर देना है। अब ये कोडिंग होगी कैसे? अब ये जो कोडिंग होगी यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस ऑन कोडिंग डिकोडिंग, अ वर्ड, बेसिक वर्ड, जो कि बेसिक आपको वर्ड गिवन है, जो भी वर्ड है ये कोडेड होता है इन अ पर्टिकुलर वे एंड द कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू कोड द अदर वर्ड इन द सेम वे। इसे कहने का सेंस क्या कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कोड यहाँ पे गिवन होगा कि मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने ACE का कोड ये रखा है, तो आपको इसका कोड बताना है। तो जो इसका कोड यहाँ पे जो गिवन होगा, इसका पहले आप चेक करोगे कि ये किस अकॉर्डिंग कोडेड है। ठीक है, मतलब आप इसका पहले रूल देखोगे, उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपका क्वेश्चन गिवन होगा उसी का आप कोडिंग यहाँ पे जज करके बता दोगे कि यस, अगर इसका कोड ऐसा है तो इसका कोड ऐसा होगा। ओके, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए पहले आपको जानना क्या, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके लेटर्स का कोड। मतलब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लेटर्स पता होने चाहिए, उनकी नंबरिंग, उनकी कोडिंग, उनका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। एंड देन आपको अपोजिट लेटर्स पता होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट लेटर्स किसके कौन से होते हैं? लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि एल का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, तो वो होता है ओ। इस तरह आपको सारे लेटर्स का ऑपोजिट लेटर्स याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे गिवन पैटर्न रहता है ना, उसमें कोई भी पैटर्न लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको काफी चीजें इसमें समझनी होंगी। तो जब मैं आपको टॉपिक डिटेल में सब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको हर एक टॉपिक डिटेल में समझाऊंगी विद क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम हर एक कंसेप्ट को समझ सके। अब आपको यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या बोला है यहाँ पे, कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक आपके कोडिंग ऑफ लेटर्स, कोडिंग ऑफ नंबर, सिंबल्स, मतलब कुछ सिंबल्स का भी कोडिंग दिया रहेगा और आप देखोगे कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग गिवन है। देन मैसेज कोडिंग होता है। मैसेज कोडिंग में आपने लाइक देखा होगा कि कुछ वर्ड्स लाइक होते हैं, लाइक ली दे देगा, ना के, इसका आपको आपको बता देगा कि व्हाइट है, रोज है, रेड है। तो उसके बाद आपसे बोलेगा कि फिर बताइए रोज का कोड क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से आप क्या समझ रहे हो? सिटिंग अरेंजमेंट वर्ड से ही आपको सेंस लग रहा होगा कि बैठने का अरेंजमेंट ना। सिटिंग अरेंजमेंट का सेंस क्या हो गया? बैठने का अरेंजमेंट। अब ये बैठने वाला सेंस कैसा होगा, हम यहाँ पर समझ लेते हैं फटाफट। कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रुप ऑफ पीपल टू सिट एज पर अ गिवन मैनर। मतलब कुछ पीपल्स होंगे, उन्हें सिट कराया जाता है एक मैनर में। अब क्या होगा, इसमें जो क्वेश्चन गिवन होगा वो कुछ कंडीशंस पे बेस्ड होगा। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अरेंज ऑब्जेक्ट आइदर इन अ रो और इन अ सर्कुलर और पॉलीगोनल ऑर्डर। मतलब देखिए इसका सेंस क्या है। जैसे आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट गिवन होगा वो या फिर लीनियर में होगा, मतलब उसको लाइन से बैठाया जाएगा, या फिर उसे एक सर्कुलर शेप में बैठाया जाएगा, और या फिर कोई ना कोई पॉलीगोनल ऑर्डर। इसका सेंस क्या हुआ? पॉलीगोन से आप क्या समझ रहे हो? आपने मैथ्स में ये टर्म सुना होगा। इसमें आप किसी भी शेप को ले सकते हैं। लाइक आपने ले लिया कि हेक्सागन में अरेंजमेंट है,
मतलब जो पीपल्स बैठे हैं वो हेक्सागन में अरेंज है। अब बताइए हेक्सागन में आपका जो आप देखोगे वर्टिसेस कितने होते हैं, आपको पता है ना, इसमें 6 वर्टिसेस होती हैं। इसका मतलब जो 6 पीपल्स बैठे होंगे वो हेक्सागोनल शेप में बैठे होंगे। तो इस तरीके से आपको भी क्वेश्चंस मिलते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ध्यान ये रखना होता है कि इनका सीक्वेंस पैटर्न क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको हर एक बातें फॉलो करनी होगी। एंड नेक्स्ट थिंग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका डायरेक्शन है और जो फेसिंग आउटसाइड हो रहा है कि इनसाइड हो रहा है। कभी कभार क्वेश्चन इसीलिए आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते हो कि वो जो पीपल बैठा है उसका फेस आउटवर्ड है या फिर इनवर्ड है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट और राइट चूज करते हैं। समझ रहे कि वो बंदा जिससे बैठा होगा उस तरीके से हम उसका राइट और लेफ्ट देके नेक्स्ट पर्सन को बैठाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल आपको इससे इतना आइडिया हो गया होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट में जो बैठने को लेके होता है कि पीपल्स कैसे बैठते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स का गिवन रहता है, उनके बैठने के अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। अब उसमें जो टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो यही सब आपके आते हैं, लीनियर आ गए, देन सर्कुलर, देन पॉलीगोनल, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। लीनियर में कैसे होंगे, मान लीजिए ऐसे ऐसे आपने बैठा दिया 5 लोगों को और आपने बोला कि इनका जो फेसिंग हो रहा है वो नॉर्थ की ओर हो रहा है। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 4 डायरेक्शन होते हैं। अगर मैंने कह दिया ये लोग नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो इट मीन्स इनका फेस इधर होगा, तो इनका राइट ही होगा, लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा, लेफ्ट ही होगा। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना होगा। और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये लोग साउथ की ओर फेसिंग कर रहे हैं तो आपका एरो इस तरह रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग इस बार इनका राइट ही हो गया और लेफ्ट ही हो गया। तो आप देख रहे हो ना कितना इफेक्ट पड़ रहा है एक बस फेसिंग को लेके। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यान से करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी। इसे हम समझते हैं ये क्या होता है। इनइक्वालिटी में ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ये भी देखिए, जैसे आपको इसमें क्या गिवन होगा कि मान लीजिए ए स्टार बी, मान लीजिए मैंने ऐसे गिवन हो, ठीक है, मैंने इस सिंबल का यूज करके बोला कि ए स्टार बी का सेंस है कि ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब आप इससे क्या समझोगे, अब आप समझ जाओगे कि जब भी स्टार का सिंबल यूज होगा तो हम ऐसे ग्रेटर देन सिंबल लगाएंगे। समझ लो, तो इसमें आपको ये चारों सिंबल्स को ध्यान रखना है कि जब ग्रेटर कैसे लगता है, ठीक है, स्मॉलर कैसे लगता है, मतलब लेस देन, एंड देन फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर वो चीज ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है तो आप इस तरह सिंबल यूज करते हो, और अगर वो चीज आपकी लेस देन है और आपकी इक्वल टू भी है तब आप इस तरह सिंबल यूज करते हो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। देन इनइक्वलिटी सम सिंबल्स आर यूज्ड, आप समझ ही होंगे कि कुछ सिंबल्स को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सिंबल्स कुड बी टेकन फ्रॉम एनीवेयर, सिंबल्स को कहीं से भी लिया जा सकता है और उस सिंबल्स का मीनिंग डिफाइन करा जाता है। ठीक है, और एवरी सिंबल जो होता है वो आपका इंडिकेट करता है डिफरेंट मीनिंग। लाइक अगर मैं आपसे कह दूं कि ए हैश बी, ये आपको इंडिकेट कर रहा है दैट बी इज लेस देन ए। तो आप कैसे बनाओगे, इसे नॉर्मल सी बात है ना, आप ऐसे बनाओगे बी इज लेस देन ए, इट मीन्स क्या हो गया कि ए आपका बड़ा है। समझ रहे हैं, तो इस तरह आपको 3-4 रिलेशंस गिवन होगा, देन उसी के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे इन सारे सिंबल्स का मिक्स्ड अप में यूज होगा। अब इसी अगर सिंबल्स को मैं सारे कंबाइन कर दूं कि ए हैश बी, ठीक है, सॉरी ए स्टार बी, देन हैश सी, देन स्टार अगेन डी, तो आप क्या समझोगे, पहले आप इनका इनका रिलेशन मेंटेन करोगे, देन इनका इनका, देन इनका इनका। समझ रहे हैं, फिर आपसे एट लास्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो कि कंबाइन होगा। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको इसमें यहाँ ये समझना है कि इन इक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन वही होते हैं जिसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं और इसका कुछ ना कुछ मीनिंग डिफाइन होता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से आप क्या समझ रहे हो, आपका खून का रिश्ता है ना। तो ये तो आप सबको बहुत ही बेसिकली आता होगा, आप जैसे आपके जो फैमिली टर्म्स में रिलेशन है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए खाली आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, आपका फैमिली टर्म्स में पूरे रिलेशन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिश्तेदारी में नहीं समझ में आएगा तो आप ये क्वेश्चंस कर नहीं सकते। समझ रहे ना, तो आपको इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी टू बी फेमिलियर विद द नॉलेज ऑफ डिफरेंट रिलेशंस इन आवर फैमिली। आपको अपने जो दूर का जो भी रिश्ते है, चाचा का, मामा का, इनका का उनका, आपको सबको पता होना चाहिए रिलेशन, कि आप डायरेक्ट उन्हें कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन जो है वो डिफाइंड होता है एज अ रिलेशन विद एनी पर्सन बाय बर्थ, लाइक आवर रिलेशन विद ब्रदर सिस्टर कजन। ठीक है, बाय बर्थ का भी रिलेशन हो सकता है, और आपको नॉर्मल सी बात है ना, बाय बर्थ का ही रिलेशन होगा और उसमें आपका मम्मी के साइड वाले और जो पापा के साइड वाले, मतलब आप बोल सकते हो पैटर्नल एंड देन मैटर्नल।
ठीक है, तो इस टाइप के आपको रिलेशन पूछे जाते हैं। देन हियर वी नीड टू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन शोइंग द ब्लड रिलेशन अमंग द वेरियस फैमिली। मतलब आपको बस क्वेश्चंस को रीड आउट करना है और आपको इन्फॉर्मेशन वहां से गैदर करना है कि मान लीजिए आपको मैंने गिवन कर दिया कि ए स्टार बी का सेंस हो गया कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आप क्या बोलोगे कि ए ब्रदर है, ब्रदर के लिए हमने सिंबल यूज किया पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारे टर्म्स मैं आपको सिखाऊंगी सारे कि फीमेल्स के लिए आप नेगेटिव साइन यूज करते हो एंड जो आपके मेल्स मेंबर्स होते हैं उनके लिए आप पॉजिटिव यूज करते हो। देन हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन के लिए आप सिंबल यूज करते हो, ब्रदर सिस्टर के लिए भी आप सिंबल यूज करते हो इस तरह। लाइक ए आपका सिस्टर है बी का, तो ए आपका नेगेटिव हो गया एंड बी आपका मान लीजिए पॉजिटिव, अगर वो क्वेश्चन में गिवन है तो कि बी पॉजिटिव है या नहीं, मतलब बी आपका मेल है या नहीं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन समझने होंगे। ब्लड रिलेशन के लिए जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आपके फैमिली टर्म्स होने चाहिए। तो इसके क्वेश्चंस को पहचानने के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि क्वेश्चंस में गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा गिवन है कि हाँ ये कुछ ब्लड रिलेशन जैसा आपको लग रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये इस टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, डायरेक्शन टेस्ट। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही इजी होता है। ठीक है, डायरेक्शन में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान होता है। इसमें आप 4 डायरेक्शन, ये देखिए मैंने पे रिटन है, ये 4 डायरेक्शन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड देन साउथ। आपको ये चारों डायरेक्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन क्या होता है। इसके बाद भी कुछ डायरेक्शंस आते हैं, टोटल 8 डायरेक्शन माने गए। कुछ बुक्स में 10 डायरेक्शन भी गिवन होते हैं क्योंकि वो अप और डाउन को भी कंसीडर करते हैं। तो आपका ये क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट देन साउथ वेस्ट एंड देन नॉर्थ वेस्ट। हम इस पोल के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं, इसलिए हम फर्स्ट नेम इसका लेते हैं देन इसका नाम लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आएगा, लाइक आपको मैंने बोला कि रीना मान लीजिए कोई भी एक लड़की है, वो 10 किलोमीटर जाती है नॉर्थ की ओर, देन राइट टर्न करती है तो फिर जाती है ईस्ट की ओर, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इस पढ़ के ही समझ जाओगे कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो आपको डायरेक्शन के तो सेंस में है बता रहा है कि वो इंसान किधर जा रहा है, पहले लेफ्ट गया, राइट गया, नॉर्थ गया, ईस्ट गया, साउथ गया। तो मीन्स हम यहाँ पे डायरेक्शन मतलब दिशा की बात कर रहे हैं कि वो इंसान किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, ओके। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं, इसमें आपको मेजरमेंट ऑफ पोजीशंस को ध्यान रखना होता है कि यहाँ से अगर वो यहाँ पे है तो उसका मेजरमेंट कितना होगा। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होता है, जो कि आपका मैथ का एक टर्म है पाइथागोरस थ्योरम ना, उसे भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो हम क्या समझ लेते हैं यहाँ पे एक और बात, जो डिस्टेंस कवर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा ड्यूरिंग इट्स जर्नी इज कॉल्ड अ टोटल डिस्टेंस। जैसे अगर वो बंदा यहाँ से उठता है और पूरा जितना भी डिस्टेंस कवर करता है, तो हम उन सबको जब एडअप करेंगे कि वो 2 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया, तो जो आप सबको एडअप करते हो वो उसका होता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो आपका होता है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं कि आपको मान लीजिए सब कुछ गिवन है कि वो बंदा यहाँ से वहां गया, फिर आपसे मान लीजिए पूछते हैं कि उसका टोटल डिस्टेंस बताइए, तो आप पूरे डिस्टेंस को उसके एडअप कर दोगे। ठीक है, तो जब हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसे और अच्छे से देखेंगे विद क्वेश्चन। अभी हम फिलहाल बस इंट्रो के तौर पे रखते हैं, तो हम आपको हल्का हल्का बस आइडिया दे देते हैं। पजल, पजल जो होता है ये वेरी इंटरेस्टिंग होता है। आप में से कुछ लोग पजल का गेम्स भी आप लोग खेलते होंगे तो आपको काफी समझ में आए होंगे। देखिए पजल में क्या होता है, पजल में आपको कोई भी एक पैराग्राफ मिलता है जो कि जम्बल्ड फॉर्म में रहता है। जम्बल्ड फॉर्म जो कि आपके समझ में ना आए, मतलब आपको लगेगा ओ ये क्या बोल रहा है, ये तो इधर है वो तो इधर, मतलब आप एकदम क्लियर आउट नहीं हो पाओगे। ठीक है, टू सॉल्व देम यू रिक्वायर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप उस पैराग्राफ को रीड आउट करोगे, बहुत अच्छे से समझोगे, फिर आप अपने इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे उसमें से कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है। तो पजल में क्वेश्चंस लाइक ऐसे ही होते हैं, मान लीजिए आपको कुछ सर्कुलर मेंबर्स को दे दिया, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का, या फिर आपको कुछ फ्लोर्स के क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे उसके टाइप्स के हैं। फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम भी आता है एंड देन आपका बेस्ड ऑन प्लेसिंग एंड कंपैरिजन भी आता है। ठीक है, प्लेस करने वाला, लाइक मैंने आपसे बोला कि जो ए रहता है वो आपका इस फ्लोर पे रहता है, देन आपका वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, एंड देन मैंने आपसे बोला कि सी आपका 3rd फ्लोर पे है, फिर मैंने कहा कि एक पर्सन है जो कि बी और सी के बीच में है। समझ रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि मान लीजिए फ्लोरिंग वाले हो जाते हैं पजल।
फिर एक आपका आता है लाइक सर्कुलर में, जैसे आपको बता दिया कि 8 फैमिली मेंबर्स हैं और 8 फैमिली मेंबर्स में जो 8 लोग हैं उसमें से 4 लोगों का फेस आउटवर्ड है और 4 लोगों का फेस इनवर्ड है, ऐसे कुछ आ गया आपको सेंस, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं पजल बेस्ड, वो सारे आपके इसी में आते हैं। और फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम जो आप कह सकते हो, लाइक आपको मैंने बोला कि पजल में बता दिया कि ये इसका हस्बैंड है, ऐसे बता दिया, जबकि मैंने क्लियर नहीं किया कि कौन सा किसका हस्बैंड है, मतलब आपको मैंने लेटर्स नहीं बताया, बट इतना बता दिया कि इस जो फैमिली है उसमें 2 कपल्स हैं, 2 आपके कपल्स हैं एंड आपका 1 चाइल्ड है, ऐसे से मान लीजिए बता दिया मैंने, और एक आपका बॉय है, एक आपका गर्ल है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता करना होता है फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम टाइप्स में कि अगर ये इसके साथ का रिलेशन ऐसा है तो ये इसका हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, तो आप समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका ब्लड रिलेशन का भी यूज आ गया। अरे भाई, जब आपको रिलेशंस पता होंगे तभी तो आप सोच पाओगे ना उस टाइप से। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही आपके होते हैं। तो पजल जो होता है ये मोस्ट ऑफ द लोगों को बहुत पसंद नहीं होता है, बहुत लोग इससे डरते हैं, इसे टफ समझते हैं, जबकि सबसे सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू आपके 5 पार्ट्स आते हैं, ABCDE। सोचो, तो एक क्वेश्चन को अगर आपने ना अच्छे से समझ लिया तो आप सीधे 5 मार्क्स पा लोगे। आप समझ रहे हो 5 मार्क्स का वेटेज कितना हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर आप 5 क्वेश्चंस अलग अलग करोगे तो उसमें आपका कंसेप्ट अलग अलग यूज होगा, और यहाँ आपके एक ही क्वेश्चन से आपको टोटल 5 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो ये पजल के जो क्वेश्चन है वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखेंगे कि हम उसे कितनी इजीली समझ सके ना पजल के क्वेश्चंस को। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर एंड क्लॉक। कैलेंडर जैसा कि आप समझ ही रहे हो, आपके घर में कैलेंडर्स होंगे ही, और क्लॉक, क्लॉक मीन्स घड़ी आपकी। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैलेंडर और क्लॉक से बेस्ड है। लाइक मान लीजिए मैंने आपको बोला कि जो आपका बर्थडे डेट है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका जो भी बर्थडे डेट है, अब मैंने आपसे बोला कि उस पे बताओ डे कौन सा पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि इस डेट पे, मान लीजिए आज ही का हम कोई भी डेट ले लेते हैं, मैंने लिया 26 सितंबर 2020 को कौन सा डे होगा, ठीक है। और मान लीजिए मैंने आपसे कुछ भी बोला कि अगर 1 जनवरी 1995 को मंडे था तो आपका 31 दिसंबर 1996 को क्या होगा। जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके कैलेंडर बेस्ड होते हैं, क्योंकि इसमें आप दिन को तो देख रहे हो कि कितने दिन का गैपिंग है, कैलेंडर कितने होते हैं, ठीक, मतलब आपका मंथ कितना होता है, आपका ईयर कितना होता है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं। तो इस टाइप के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए सारे क्वेश्चंस करने से पहले। तो जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, कैलेंडर रिफर्स टू द डे एंड डेट, ठीक है, ऑन अ गिवन टाइम पीरियड, एंड क्वेश्चंस टाइप्स ऑन वॉच रिफर टू द एंगल ऑफ हैंड्स एंड टाइम आल्सो। सही बात है। अब आप समझिए, देखिए कैलेंडर का जो हो गया वो तो आपका डे और डेट पे बेसिस हो गया, जबकि जो आपका क्लॉक है, जो आपकी घड़ी है, वो आपकी जो बेसिस होती है वो आपकी होती है हैंड्स पे, जो एंगल जो बनता है, जिससे देखिए आपका जो क्लॉक होता है, क्लॉक में आपको पता है कितना होता है, आपका आवर का होता है सुई, और एक होती है मिनट की और एक होती है सेकंड की। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कुछ आपसे पूछे कि जब 4:25 हो रहे हैं मॉर्निंग के, तो बताइए उसके बीच एंगल क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आवर वाली हैंड का और मिनट वाली हैंड के बीच में एंगल्स कितने होंगे, समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं क्लॉक के अंडर। जब आपसे टाइम के बेसिस पे कोई कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो आपके आ जाता है आपका क्लॉक के अंडर, जबकि आपका अगर डे या डेट के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन किया जाता है वो आपका जाता है कैलेंडर के अंडर। टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस a student must have the knowledge about the basic terms of calendar and time। सही बात है, ये तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई ना। अगर आपको घड़ी ही नहीं देखने आती है तो आप कैसे करोगे ये क्वेश्चंस ना। आपको ये तो पता ही होना चाहिए, जो आपका बेसिक नॉलेज है कि आपको घड़ी देखने आना चाहिए, टाइम देखने आना चाहिए, एंड आपको सेकंड्स को मिनट्स में अगर मैं कह दूं कैलकुलेट करने को, लाइक एक आवर में अगर आपको यही नहीं पता कि कितने मिनट होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो आपको सब बेसिक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि लाइक 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका एक दिन में आपका 24 आवर्स होता है। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं यही होते हैं बेसिक कंसेप्ट, जिन सबका कॉम्बिनेशन करके ये कंसेप्ट बनाया गया है आपका कैलेंडर एंड क्लॉक। और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीजनिंग आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि ये है ही बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट।
है ना, क्योंकि इसमें आपका माइंड यूज होता है एकदम अच्छे से, तभी तो इसका नाम ही रीजनिंग रखा गया ना। आपकी तर्क शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति देखी जाती है इसमें कि आप कितना थिंकिंग लेवल आपका हाई है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। अब इस नाम से तो आप समझ रहे होंगे, कैरेक्टर मतलब कोई ना कुछ वर्ड, कुछ ना कुछ लेटर्स, तो इंसर्ट करना, जो मिसिंग कैरेक्टर्स है उसको इंसर्ट करना। अब क्या होगा इसमें, इन दिस टॉपिक अ स्ट्रक्चर विच इज अरेंज्ड ऑन अ डेफिनेट पैटर्न विद क्वेश्चन मार्क, मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, अरेंज्ड होगा और उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क गिवन होगा। फिर इन क्वेश्चंस वी आर गिवन नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स एसोसिएटेड विद अ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वन मिसिंग, मतलब हमें कुछ ना कुछ नंबर्स के कैरेक्टर, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि 21 41 ऐसे मान लीजिए कुछ भी दिया, अब मैंने इसमें एक कर दिया मिसिंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस पैटर्न एंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फिगर स्ट्रक्चर एज वेल, मतलब आपको कोई भी स्ट्रक्चर गिवन होगा या फिर पैटर्न गिवन होगा। अब आपने एक चीज देखी होगी, जब आप क्वेश्चंस करते होंगे, आपने कभी अगर आप इंस्टा वगैरह भी चलाते होंगे, आपने जरूर देखा होगा, वहां पे भी मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, मैंने वहां पे भी रीजनिंग के काफी क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो, मान लीजिए आपको मैंने दिया सर्कल में क्वेश्चन, अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए, ये सारे नंबर्स यहाँ पे रिटर्न है, जबकि ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो नंबर्स का अरेंजमेंट है, ये जो है, ये कोई ना कोई पैटर्न पे बेस्ड है, समझिएगा, ये कोई ना कोई पैटर्न पे बेस्ड है। तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछेगा कि फाइंड द मिसिंग ना, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा। जब आप पैटर्न पहचान लोगे तो आप वहां पे कर लोगे, ठीक है। तो ये कैसे कैसे आते हैं, एक तो आपके आते हैं सर्कुलर बेस्ड, एक तो आपके ट्रायंगुलर बेस्ड, एक तो आपके मैट्रिसेस, या फिर कोई भी शिफ्ट फिगर, आप कोई भी फिगर ऐसा बना सकते हो, उसमें आप आराम से, आप वहां पे फाइंडिंग बेसिक नंबर्स रहेगा और आपको वहां पे पैटर्न वाइज पहले पैटर्न पहचानना होगा, उसके बाद आप वहां पे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके भी क्वेश्चन आपके काफी अच्छे होते हैं, और ये आपका अगर आप मोस्टली देखो तो ये मैथमेटिकल टर्म्स टाइप के होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल। अब आप इसमें क्या देखोगे कि ये नंबर इसका स्क्वायर होगा, या फिर ये इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब जो भी आपको पैटर्न वहां पे समझना है। तो इन सब टॉपिक को करने के लिए ना थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल टर्म भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपको स्क्वायरिंग याद होनी चाहिए, अप टू 20 तो याद ही होनी चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो आप आराम से ट्रिक के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप चाहो तो वहां पे भी देख सकते हो। तो इस तरीके से मतलब थोड़े आपको मैथमेटिकल टर्म्स भी आने चाहिए, ठीक है, इन सब क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। आपको इसमें इंसर्ट करना होता है जो कि मिसिंग कैरेक्टर होता है। अब समझते हैं आगे के टॉपिक को। अब ये है आपका क्यूब एंड डाइस, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो आप समझना, क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक बेसिकली बेस्ड ऑन 3 डायमेंशनल शेप। थ्री डी फिगर कौन से होते हैं, 3 डायमेंशन, जिससे हम कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते ना, और 2D फिगर्स लाइक आपके रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर, इन सबको तो मैं कॉपी पे आराम से मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, जबकि क्यूब को तो मैं ड्रॉ कर लूंगी, बट मुझे उसका बैक साइड तो नहीं दिखेगा अच्छे से। अगर हम यहाँ पे ऐसे ऐसे देखिए, अगर मैं क्यूब को भी ड्रॉ कर भी लूँ इजिली, लेकिन ये जो 3D फिगर्स है, ये हमें उभर के पूरा तो दिखेगा नहीं, हम इसका बैक साइड तो देख नहीं सकते ना कि इसके पीछे क्या एंगल बनेगा, क्या इसका साइड होगा, ठीक है। तो क्यूब हो गया और अपर डाइस हो गया, तो इन सारे फिगर्स को बोला जाता है 3D फिगर, जिसे हम कॉपी पे ड्रॉ क्लियरली नहीं कर सकते। हाँ, उसमें क्योंकि 3 एक्सेस आपकी होती हैं, एक्स वाई जेड तीनों इंक्लूड होती है। देन टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस अ कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्यूब। सही बात है, इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्यूब का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। लाइक क्यूब में बताइए फेसेस कितने होते हैं, फेसेस पता होना चाहिए। देन वर्टिसेस, वर्टिसेस मींस ये जो आपके कॉर्नर्स हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि इसमें वर्टिसेस आपके 8 होते हैं, एजेस आपके क्या होते हैं, एजेस मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ दे, मतलब ये जो आपका, ठीक है। तो आप ऐसे देखोगे तो उसमें देखिए 12 एजेस होते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आप एक अपने पास एक डाइस लेके बैठेगा क्यूब शेप का, ताकि आपको बहुत ही क्लैरिटी से दिखेगा कि उसमें फेसेस कितने हैं, उसके एजेस कितने हैं, उसके वर्टिसेस कितने हैं। क्योंकि 3D फिगर को हम एज यूजुअल आपको कॉपी पे ड्रॉ तो कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द अगर आप इसे अपने हाथ में लोगे, आप इसे समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं डाइस की बात करूं, तो आप सबने लूडो तो खेला ही होगा ना, लूडो में तो आपने डाइस का यूज किया ही होगा। तो डाइस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछेगा कि मान लीजिए आपका डाइस का फ्रंट फेस दिख रहा है 5, तो इसके ऑपोजिट में क्या आएगा, जो इसके ऑपोजिट में जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं।
तो इसके लिए हमें कंसेप्ट कुछ कुछ समझने होंगे, जो कि होती है स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। कभी कभी सुना होगा ना खोटा पासा, ना पासा बोलते हैं ना ऐसे हिंदी में, ठीक है, डाइस को। तो आपने सुना होगा जिसमें खोटा रहता है, खोटा मतलब उसमें सही नहीं रहता है, जो एक पैटर्न फिक्स होता है डाइस का, कि उसमें 1 2 3 4 ऐसे पूरे 5 6 जो डॉट्स बने होते हैं, जो आपका बाइस्ड होता है उसे हम बोलते हैं बाइस्ड, ठीक है। जो आपका बाइस्ड होता है उसमें क्या बोलते हैं, खोटा है ना, वो इसे बोलते हैं, बोला जाता है खोटा वाला डाइस, ठीक है। तो इसमें आपके पैटर्न फिक्स नहीं होता है, इसमें आपके गलत दिया रहता है, ठीक है। तो उसके लिए रूल अलग है, अगर आपका बाइस्ड डाइस है, और अगर अनबाइस्ड है तो उसके लिए रूल अलग है। तो हम इन सबको समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्यूब से रिलेटेड आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे, और डाइस से रिलेटेड आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आता है। तो आप पहचान जाओगे अगर उस फिगर में क्यूब का शेप दिया है और डाइस की बातें कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक के अंडर आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक को भी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके हैं मोस्टली आपके लिए गए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से। मैंने आपको बताया था नॉन वर्बल जो रीजनिंग होते हैं वो फिगर से आपके रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज बेस्ड मोस्टली नहीं होते हैं, वो फिगर बेस्ड होते हैं। उसका जो आपका आंसर भी आता है वो भी फिगर्स में आता है। सबसे पहला हम समझ लेते हैं, ये है आपका एम्बेडेड फिगर। अब हम समझते हैं एम्बेडेड फिगर क्या होता है। देखिए, जैसे देखिए एम्बेडेड मतलब क्या होता है, कोई चीज उस फिगर में डालना। अब समझिएगा, इसमें देखिए जैसे आपको मैंने कोई भी फिगर का मान लीजिए कोई भी पार्ट दे दिया, ऐसे करके कुछ भी दे दिया, ठीक है। अब मैंने आपको ये मान लीजिए कोई भी फिगर कैसे से मान लीजिए कोई भी पार्ट दिया, ठीक। अब मैंने आपको इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी, ठीक है, मान लीजिए जैसे दिया। अब मैं ऐसे ही जो मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दूंगी ना, उसमें ये पार्ट आपका एम्बेडेड होगा, मतलब आपका ये पार्ट छिपा हुआ होगा। और आपसे बोलेगा बताइए ये जो फिगर ड्रॉन है, जो आपको क्वेश्चन फिगर दिया है, ये इनमें से किस फिगर में से निकला, मतलब किसमें छुपा हुआ है, ये किसमें हिडन है, समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके फॉल होते हैं वो आपके इस टॉपिक के अंदर आते हैं, एम्बेडेड फिगर में, ठीक है। मतलब आपको फिगर का कोई भी पार्ट दे देगा एंड देन आपको ऑप्शंस में पता करना होगा कि जो फिगर का पार्ट है ये किस ऑप्शन के अंडर आता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इसमें क्या है समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी फिगर गिवन है, ठीक है। अब इसमें आपको मान लीजिए ऐसे ऐसे दिया हुआ है। अब आपको ऐसे बताएगा कि अगर हमने इस पेपर को यहाँ से फोल्ड किया, ठीक है, फोल्ड किया, अब बताइए जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो पेपर फोल्ड किया आपने और ये कटिंग लगा दिया आपने, ये जो आप सर्कुलर देख रहे हो ये आपने लगा दिया कट। अब आपसे बोलेगा कि पेपर ओपन करने के बाद कैसा इमेज दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, ए बी सी डी, और आपको इसमें से देखना होगा कि जो आपका फिगर ओपन जो भी होगा वो किस तरह होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस साइड फोल्डिंग करते हैं उसके ऑपोजिट साइड ओपनिंग करते हैं, नॉर्मल सी बात है, ये तो करेंगे ही। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है। तो आपको जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जो ऑप्शन गिवन होते हैं ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग आपको लगेंगे, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से आपको समझाएंगे कि पेपर को फोल्ड और कट कैसे करा जाता है, एंड इसकी ओपनिंग कैसे करके तब बताते हैं कि ओपन फिगर कौन सा बनेगा, ठीक है। अब समझते हैं आपका थर्ड टॉपिक, जो कि है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है, मिरर से आप समझ रहे होंगे ना, शीशा, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी आता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे ए रखा, मान लीजिए मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ कर दिया इनोवेटिव, आप समझिएगा। मान लीजिए मैंने कहा इसका मिरर इमेज बताओ क्या होगा, और मैं आपको ये बात बता भी दूंगी, ऐसे आपको ड्रॉन होगा या फिर कि आपका मिरर राइट साइड रखा है कि लेफ्ट साइड रखा है। तो आप देख सकते हैं जब आपका राइट साइड कोई चीज ड्रॉन होती है तो थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है, और लेफ्ट साइड में डिफरेंट दिखती है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखोगे कि मिरर का प्लेसमेंट किधर है, लेफ्ट में है कि राइट में है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को दोगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा वाटर इमेज। वाटर इमेज में भी कुछ इमेज अलग बनती है, जैसे मिरर इमेज में आपने मिरर का यूज किया, उसी तरह आप वाटर इमेज में देखते हो कि उस इमेज का वाटर में रिफ्लेक्शन होकर कैसा दिख रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद वाटर वो आपको कैसे दिख रहा है, ठीक है, जब उसमें रिफ्लेक्शन यूज हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे जिसमें ये बताएगा, आपको लिखा रहेगा कि फाइंड द वाटर इमेज ऑफ दिस फिगर, ऐसे आपको गिवन होगा। तो आपको बताना होगा कि वाटर इमेज में वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसके भी एक तरीका होता है, मैं आपको समझाऊंगी, जिसमें आप देखोगे कि रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, ठीक है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो इस अकॉर्डिंग आप पहचान लोगे। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन क्या होता है समझते हैं। देखिए पैटर्न कंप्लीशन मतलब क्या हो गया, आपको कुछ पैटर्न गिवन है और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट कंप्लीट करना है। जब आप
देखोगे आप 1 2 3 4 आपको ऐसे मान लीजिए कुछ फिगर्स ड्रॉन है, आप तीनों का देखोगे पैटर्न कैसा है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे मैंने कुछ भी ड्रॉन किया और मैंने यहाँ पे इसको शेड कर दिया, देन सेकेंड फिगर में मैंने इसको शेड कर दिया और थर्ड फिगर में मैंने कर दिया इसको शेड। तो नॉर्मल सी बात है ना, अब आप इतना तो समझ ही सक रहे हैं कि अगर एक पार्ट में ये शेड हुआ, सेकंड में ये शेड हुआ, थर्ड में ये, तो नॉर्मल सी बात है ना, जो आपका ब्लैंक आएगा वो क्या आएगा, उसमें आपका ये शेड हो जाएगा। तो देखिए आपने पैटर्न को ही तो पहचाना, आपने तीनों के पैटर्न को देखा, उसी अकॉर्डिंग आपने चौथे पैटर्न में बता दिया कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आता है काउंटिंग ऑफ फिगर। ये आपका ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जैसे आपको क्या बताएगा, मान लीजिए ट्रायंगल गिवन है, अब इसी ट्रायंगल में मैंने ऐसे ट्रायंगल बना दिया और सारे, ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक और बना दिया। अब मैं आपसे कहूँ फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन इन दिस फिगर ना, तो आप कैसे करोगे, ये जो क्वेश्चंस आपके होते हैं ये आते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। ठीक है, तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे। अब क्या होता है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में स्क्वायर गिवन होता है, अब इसमें भी स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे भी मैंने कुछ ड्रॉन कर दिया, अब मैंने आपसे बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स गिवन इन दिस फिगर। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको काउंटिंग करनी होती है फिगर्स की, फिगर के अंदर फिगर की काउंटिंग करनी हो, उसी के अंदर फिगर्स ड्रॉन हो, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक के अंदर आते हैं। ओके ओके, तो ये हमारे रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स थे जिनको हमने थोड़ा इसका इंट्रो ले लिया ना, क्योंकि ये हमारा इंट्रो वीडियो था तो हमने इसमें काफी टॉपिक्स को देख लिया है कि किस टॉपिक के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो होप सो आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। मैंने अपने अपनी साइड से कोशिश की है कि मैं एटलीस्ट आपको इंट्रो तो दे सकूं ना, बाकी जब हम अपने एक टॉपिक को जब डीप वाइज जब डिस्कशन करेंगे तो हम हर एक टॉपिक को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को करना सीखेंगे ना। ये आपको आइडिया मिला कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा सारे तरह के सारे कंसेप्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डिकोडिंग और कोडिंग के टॉपिक्स को अच्छे से। ठीक है, और हम उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बिना क्वेश्चंस के आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ओके, तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे और याद रखिएगा क्वेश्चंस आपके इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में होंगे, तो आप में से किसी भी कोई इशू नहीं होने वाला है क्योंकि मैं बोथ लैंग्वेज में रख रही हूँ। काफी लोग हिंदी प्रेफर करते हैं, काफी लोग इंग्लिश, तो सबको समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को में फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड यस बेल आइकन प्रेस करना भूलें ना, क्योंकि तभी आपको वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड यस, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड अगर आप मुझे चाहें तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस बना रही हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप वहाँ चाहो तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग के क्वेश्चंस की। हाँ, आफ्टर पढ़ने के बाद, ठीक है, पढ़ने के बाद ही आप ट्राई कर सकते हैं। एंड यस, आप चाहो तो पीडीएफ के लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, वहाँ मैं आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन दूंगी फॉर प्रैक्टिस ऑफ रीजनिंग, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ठीक है, आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर दें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।